तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। ये सिर्फ कोई व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बड़े बदलाव की कहानी है जिसने हमारे उपमहाद्वीप का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को समझना शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक नए समुद्री रास्ते की तलाश क्यों शुरू हुई। फिर देखेंगे कि पुर्तगाली कैसे सबसे पहले यहाँ पहुंचे। इसके बाद हम अंग्रेजों के उदय की कहानी पर आएंगे और फिर ये समझेंगे कि कैसे ये कंपनियां व्यापार से जमीन पर कब्जा करने लगीं। और आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की जो यूरोप के आने से भारत को मिली। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सच कहें तो ये सब एक मजबूरी से शुरू हुआ। एक ऐसी मजबूरी जिसने यूरोप के सबसे हिम्मती नाविकों को अनजान समंदरों में अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई उन्हें एक नए समुद्री रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? सदियों से जमीन के रास्ते तो थे ही, व्यापार भी हो रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब छिपा है 1453 की एक बहुत बड़ी घटना में। हुआ ये कि उस्मानी साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही यूरोप और एशिया के बीच जो पुराना जमीनी रास्ता था वो उनके कंट्रोल में आ गया। अब नतीजा, यूरोप के व्यापारियों के लिए भारतीय मसाले और दूसरा सामान बहुत बहुत ज्यादा महंगा हो गया। बस यहीं से एक नए सीधे और सस्ते रास्ते की तलाश शुरू हो गई। और जानते हैं इस खोज में बाजी किसने मारी? वो थे पुर्तगाली। जी हां, वही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। और ये सब कुछ ना बड़ी तेजी से हुआ। देखिए, 1486 में बार्टोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंचे। इसके ठीक 12 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा उसी रास्ते से आगे बढ़कर भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया। और बात यहीं नहीं रुकी। 1510 आते आते तो उन्होंने गोवा पर कब्जा करके भारत में अपना एक मजबूत अड्डा ही बना लिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60 गुना। जी, 60x। वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी भारत से ले जाए गए मसालों पर इतना प्रॉफिट कमाया। अब आप सोचिए, जब ये खबर यूरोप पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा? बस एक होड़ सी मच गई भारत पहुंचने की। पुर्तगालियों ने रास्ता दिखाया तो बाकी सब भी पीछे पीछे आ गए। देखिए, 1605 में डच आए, फिर 3 साल बाद ही 1608 में अंग्रेज आ धमके और उनके बाद 1667 में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। अब मैदान में इतने सारे खिलाड़ी थे तो जाहिर है आगे चलकर एक जबरदस्त मुकाबला तो होना ही था। तो चलिए अब हम अपना फोकस उस खिलाड़ी पर लाते हैं जो इस रेस में आखिरकार सबसे आगे निकलने वाला था। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे ना एक बड़ी मजेदार बात है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो थी 1600 में, यानी डच कंपनी से भी 2 साल पहले। लेकिन भारत पहुंचने के मामले में डच उनसे 3 साल पहले ही पहुंच गए, 1605 में। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही एक कंपटीशन का माहौल बन गया था। अंग्रेजों ने आते ही लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने शुरुआत की डिप्लोमेसी से। साल था 1608। कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर से सूरत पहुंचे और वहां से वो सीधे पहुंचे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। मकसद, भारत में व्यापार करने की इजाजत लेना। तो जहांगीर से उन्हें शुरुआत में सूरत में एक टेम्परेरी फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली, लेकिन उनकी जो पहली परमानेंट फैक्ट्री थी वो 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में बनी। और कह सकते हैं कि ये व्यापार से साम्राज्य की तरफ उनका पहला छोटा सा ही सही पर बहुत अहम कदम था। और बस यहीं से कंपनी की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अब उनका ध्यान सिर्फ माल खरीदने बेचने पर नहीं था। अब उनकी नजर थी भारत की जमीन और जरूरी ठिकानों पर कब्जा करने पर। और ये सब उन्होंने बड़े प्लान के साथ किया। 1639 में उन्होंने मद्रास को लीज पर ले लिया। फिर 1661 में तो उनकी किस्मत ही खुल गई। ब्रिटेन के राजा को पुर्तगाली राजकुमारी से शादी में दहेज के तौर पर बॉम्बे मिला और राजा ने वो कंपनी को दे दिया। फिर 1698 में 3 गांवों को खरीदकर उन्होंने कलकत्ता शहर बसाया और देखते ही देखते मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये तीनों ब्रिटिश पावर के सबसे बड़े सेंटर बन गए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सौदे कितने सस्ते थे। पूरी बॉम्बे बंदरगाह के लिए कंपनी ब्रिटिश राजा को सालाना कितना किराया देती थी? सिर्फ 10 पाउंड। जी हां, सिर्फ 10 पाउंड। ये उस जमाने में भी कुछ भी नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा था।
देखिए, वो सिर्फ जमीन ही नहीं हथिया रहे थे, बल्कि कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। मिसाल के तौर पर 1632 में उन्हें सुनहरा फरमान मिला। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सिर्फ 500 पाउंड सालाना देकर उन्हें गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस एक डील ने उन्हें अपने बाकी यूरोपीय कॉम्पिटिटर से कोसों आगे कर दिया। तो इन यूरोपीय कंपनियों के आने का असर सिर्फ व्यापार और सियासत तक ही नहीं रहा। इसका भारत पर इतना गहरा और लंबा असर पड़ा कि उसने यहाँ की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कई ऐसी चीजें हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो आई यूरोपियों के साथ ही थीं। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती और तो और आलू, टमाटर, काजू, पपीता, अनानास, ये सब फल और सब्जियां भी उन्हीं के साथ भारत आईं। और ये एक फैक्ट पूरी कहानी को बयां कर देता है। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, 1498 में। और सबसे आखिर में कौन गया? वो भी पुर्तगाली ही थे, 1961 में गोवा से। सोचिए, लगभग 500 साल। इससे पता चलता है कि भारत पर यूरोपीय असर कितना लंबा और गहरा था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि आखिर कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे करके एक पूरे देश पर कब्जा कर बैठी। ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें पावर, बिजनेस और ऊंची ख्वाहिशों के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।